William Blake, I was angry with my friend. I told my wrath did end. ठीक है, यानी मैं अपने जो है वो दोस्त से नाराज था, तो मैंने अपना गुस्सा उसे बता दिया, और my wrath did end, तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया. I was angry with my foe. वो कहते हैं दुश्मन को. मैं जब नाराज था अपने दुश्मन के साथ, आई टोल्ड इट नॉट, मैंने उसे नहीं बताया, माई रैथ डिड ग्रो, तो मेरा गुस्सा जो है वो बढ़ता गया. एंड आई वाटर्ड इट. उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा है कि मैंने फिर उसे वाटर्ड, यानी उसको पानी दिया अपने फियर्स, खदशात के साथ. नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, सुबह और रात को अपने आंसुओं के साथ. एंड आई सन्ड इट, और मैंने उसको रोशनी दी, विद स्माइल्स, यानी मुस्कुराहटें देकर, एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, और एक धोखा देने वाली और नरम जुबान इस्तेमाल करके, चालें चल के उसको धोखा दिया. एंड इट ग्रू, और ये बढ़ता गया. ग्रीव जो है वो पढ़ते रहे हैं पहले आप, तो वो गलत है प्रोनाउंसिएशन. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? ग्रू. ठीक है, ग्रीव ग्रीव ही ज्यादातर वैसे पढ़ाते रहते हैं ना स्कूल्स में भी, तो वो ग्रीव जो है वो गलत है. ग्रू जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. इट ग्रू, तो ये बढ़ता गया. बोथ डे एंड नाइट, दोनों दिन और रात को ये बढ़ता गया. टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, जब तक कि उसके ऊपर एक चमकदार एप्पल जो है वो लग ना गया. एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन, और माई फो यानी मेरे दुश्मन ने इसको देखा. बिहेल्ड देखा, शाइन इसको चमकते हुए. ठीक है, जब उसने इसको देखा चमकते हुए, बिहेल्ड कहते हैं देखना. एंड ही न्यू, और वो जानता था, दैट इट वाज माइन, कि ये मेरा है. एंड इट इनटू माय गार्डन स्टोल, और फिर उसने मेरे गार्डन में. ठीक है, व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब रात छाई हुई थी हर तरफ, उसने पोल को कवर कर लिया था रात को. इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, जब सुबह मैं खुशी से उठा. माई फो आउट स्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, तो मेरा जो दुश्मन था वो मरा हुआ पड़ा था अपने इस बीनीथ द ट्री, यानी ट्री के नीचे. ठीक है, तो ये है एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट उसने उठाया है कि जब आपको किसी पर गुस्सा होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको बता दें. जब आप नहीं बताते तो गुस्सा जो है वो, आपको किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती तो आप उसको बता दें अच्छे तरीके से. यानी उसके भी दो तरीके होते हैं ना. ठीक है, कि ब्लंटली आप किसी को कुछ कह देते हैं, ठीक है, वो भी नहीं अच्छा होता. लेकिन ये है कि अच्छे अंदाज में किसी को, उसकी कोई हामी आपको लगती है, कोई अच्छी बात नहीं लगती, तो आप अच्छे अंदाज से उसको बता दें. ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है जी? पॉइजन ट्री का. अगर आपको किसी कोई बात बुरी लगे, आप उसको फौरी बता दें, इंस्टेड कि आप उसको छुपाते रहें, उसका इजहार ना करें, तो वो उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा बुरे होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, टेक्स्ट में कोई चीज समझ ना आई हो तो? हेलो, हाँ जी, टेक्स्ट में समझ लग गई है? यस सर, आ गई है समझ. ओके, नेक्स्ट देखिए. अब है कह रहा कि एनालिसिस में द पॉइजन ट्री कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ राइमिंग कपलेट्स. ठीक है, तो ये इसमें 4 सेट्स हैं राइमिंग कपलेट्स के. राइम किसको कहते हैं जी? कौन इसकी डिफाइन करें? शाबाश, साथ साथ डिफाइन भी करते रहे, क्योंकि यही चीजें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएंगी और मैंने पढ़ाई भी हुई है मेरे ख्याल से, तो इस वजह से. और वैसे भी आपको अगर हम पोइट्री पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए, आपने कहीं ना कहीं डिस्कस भी करनी है लॉन्ग आंसर में भी. हाँ जी, राइम को डिफाइन करें एनीवन? हाँ जी, कोई कर रहा है डिफाइन राइम को? कपलेट क्या होता है? कपलेट को डिफाइन करें कोई भी? कोई भी नहीं कर रहा? हाँ जी, शान से.
अनीला, ये म्यूट करके चले गए हैं। Sir, rhyming two or more words with similar sound, राइमिंग जो है, I think. yes, two ending words, when the ending words of the verse of two verses Same. are same, Yeah. it is called rhyme. Okay, for example, हमने जैसे ऊपर पढ़ा था ट्री एंड फ्री, ये कर लें, See. इसमें ये राइम होगा। और कपलेट क्या होता है? व्हाट इज कपलेट? Sir, a pair of successive lines of words. जो है अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइंस जो है उसको हम कपलेट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह या हमने, फिर successive lines of words. हाँ, और इसमें हमने हीरोइक कपलेट भी पढ़ा था, वो क्या होता है? हाँ जी, हीरोइक कपलेट क्या होता है, कौन बताएगा? Sir, जिसमें हाँ जी, हीरोइक कपलेट भी हमने पढ़ा था, तो वो भी ये है कि हैविंग iambic pentameter टू राइम्ड लाइंस, ठीक है, एंड iambic pentameter भी हो उसके अंदर, तो उसको हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। और ब्लैंक वर्स, सर ये थ्योरी कपलेट ज्यादातर एपिक्स में यूज होता है। हाँ जी, वो जो एपिक्स थी और जो हमने, आप लोगों ने पढ़ी होगी द रेप ऑफ द लॉग, उसके अंदर भी हीरोइक कपलेट मौजूद था। और ब्लैंक वर्स जो है, जो आप शेक्सपियर के अंदर पढ़ते हैं, वो क्या था? The unrhymed iambic pentameter is called blank verse. हाँ, जो अनराइम्ड iambic pentameter होगी, जिसमें राइम स्कीम नहीं होगी और iambic pentameter होगी, तो वो ब्लैंक वर्स होगा, ठीक है। ये सारी पोइट्री की टर्म्स हैं, आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से, और आपने क्योंकि इनका जिक्र करना है हर एक जगह पर, ठीक है, किसी न किसी तरह से, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स जो है वो आपको आनी चाहिए, सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले खासतौर पर, क्योंकि उनके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस तरह की टर्म्स पूछी जाती हैं, और दूसरे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी, वो भी, क्योंकि व्हेन यू राइट क्रिटिकली आंसर, एक अच्छा आंसर जो है वो होता है जिसमें आप क्रिटिकली लिखते हैं, और उसमें भी आपको, चूंकि आपने वो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन भी लिखना होता है, तो उसके अंदर भी वो ऐसी चीजें बताते हैं कि इसमें ये चीज यूज हुई है। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन दे विल हैव टू टेल the checker that this sort of structure has been used in these lines, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या था पॉइंट में, उसमें उसने राइमिंग कपलेट्स यूज की हैं, iambic pentameter है या ब्लैंक वर्स है, एटसेट्रा, ठीक है। तो इसलिए ये आपने साथ साथ रिवाइज करती रहनी है। ईच स्टैंजा, नेक्स्ट देखिए वो कहता है जी, ईच स्टैंजा कंटिन्यूज इनटू द नेक्स्ट, गिविंग द पोएम अ हरिड ऑलमोस्ट furtive tone, okay, that matches the secretive deeds done in the darkness of the poem's content. तो हर स्टैंजा जो है continues into the next, वो next स्टैंजा की तरफ लेकर जाता है, giving the poem a hurried, जो कि एक hurried किस्म का, एक तेज किस्म का, और ऑलमोस्ट furtive जो है, furtive कहते हैं जी, एक secretly कोई चीज किसी के कान में बताना या आहिस्ता आहिस्ता बताना, एक secret सी टोन है, that matches the secretive deeds done in the darkness of the poem's content, कि जो कि secretive deed भी है कि उसका रात को एप्पल खा लेना आके और मर जाना, तो एक secretive सा deed है, और वही टोन इसने furtive टोन जो है वो यूज की है इस पोएम के अंदर भी। The obvious moral of this poem is hidden wrath becomes more dangerous behind the deceit that hides it from its object, ठीक है। तो मॉरल यही है कि जो हिडन रैथ होता है becomes more dangerous, ज्यादा डेंजरस हो सकता है behind the deceit that hides it from its object, जो आप उसको छुपा के रखते हैं इसके ऑब्जेक्ट से, कोई भी डिसीट को, तो हिडन रैथ जो है वो अच्छा नहीं होता, उसको बता देना चाहिए। Possibly the friend mentioned in the first stanza is a friend simply
because the speaker respects him enough to voice his anger face to face, whereas the enemy may be a potential friend who remains an enemy because the speaker keeps his wrath secret and nurtures it. Okay, तो कहता है कि हो सकता है एनिमी जो है, फ्रेंड तो वही है जो नॉर्मल हम फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो एनिमी उसने बताया है कि वो भी शायद एक फ्रेंड ही हो जिससे हमने अपनी नाराजगी का इजहार नहीं किया और वो टर्न हो गया एनिमी की तरफ, और एंड क्या हुआ कि वो हमसे हमारा दुश्मन बन गया और फिर हमारा उससे रिश्ता जो है वो टूट गया. So there is a touch of irony because in this poem, in that the poem ends with the speaker's gladness over his foe's death by poison. Okay, तो इसके अंदर एक आयरनी का भी टच है क्योंकि पोइम जो है वो एंड करती है किसके ऊपर, स्पीकर की खुशी के ऊपर, ओवर हिज फोज डेथ, कि अपने दुश्मन की डेथ को जब वो देखता है इन द पोइम. हाँ जी, कौन रेज किए हुए हाथ? यस, आस्क द क्वेश्चन. No, sir, it's by mistake. Sorry. अच्छा, चलें, कोई नहीं. अच्छा, यहाँ पर है जी, हम यहाँ पर थे. क्या कहते हैं कि there is a touch of irony, irony भी है इसके अंदर. However, in that poem ends, in that the poem ends with speaker's gladness over his friend's foe's death by poison. तो पहले तो वो सारी बात कर रहे हैं कि ये देखें जी, वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए खुशी, लेकिन आयरनी ये है कि एंड पे वो उसकी डेथ पे खुश भी है. ठीक है, तो ये एक आयरनी भी इसके अंदर मौजूद है. नो फाइनल लाइन रिफ्यूट्स द सीक्रेटिव नर्चरिंग ऑफ रैथ. तो जो फाइनल लाइन है वो रिफ्यूट कर देती है, मुस्तरद करती है जो सीक्रेटिव नर्चरिंग ऑफ रात है उसको. एंड इन फैक्ट द पोएम मे बी रेड एज अ गाइड फॉर टेकिंग वेंजेंस अपॉन वंस एनिमीज. और शायद सिर्फ आखिरी लाइन की अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो इसको हम कैसे अपने दुश्मन से वेंजेंस यानी इंतकाम ले सकते हैं अपने दुश्मनों से, वैसे भी पढ़ा जा सकता है अगर इसको अपोजिट साइड से देखा जाए, लास्ट लाइन को देखते हुए, जो कि आयरॉनिक लाइन है. यानी पहली सारी पोएम के अंदर तो ये बात कर रहा है कि आपको हिडन नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए, और एंड पे जब वो उसको मरा हुआ देखता है या अपना रिश्ता वो टूटता हुआ देखता है तो वो खुश होता है. तो दैट आल्सो लीड्स टू अनदर इंटरप्रिटेशन, दैट इज के हाउ कैन दिस पोएम लीड टुवर्ड्स द वेंजेंस अपॉन आवर एनिमीज. ठीक है, कि हमें ये एनिमीज के बारे में भी बता सकती है. तो ये एक और इंटरप्रिटेशन भी है. फिर नेक्स्ट वो कहता है कि सम क्रिटिक्स सजेस्ट दैट द एप्पल symbolizes Blake's creative work. कि जो एप्पल है, एप्पल का सिंबल उसने यहाँ पे यूज किया कि एप्पल ब्राइट, टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट का लफ्ज आया था ना, कि उसने एप्पल उसके ऊपर निकल आया. तो वो एप्पल जो है सिंबलाइज करता है ब्लेक्स क्रिएटिव वर्क को, विच अनदर ऑफ द, जो कि एक और है ऑफ हिज कंटेम्परेरीज मे हैव स्टोलन, जो कि किसी और में वो क्या कर लिया है जी, चुरा लिया है. ठीक है, तो कहता है इफ सो of his contemporaries may have stolen and used as his own. ठीक है, तो शायद उसका क्रिएटिव वर्क किसी और जो उसका कंटेम्परेरी है, हम जमाना जो शायर था, उसने चुरा लिया हो और अपना पेश किया हो. तो इफ सो, अगर ऐसा है, इट अपीयर्स द थेफ्ट ऑफ ब्लेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक चोरी है. ठीक है, एंडेड बैडली, जिसका इख्तिताम बुरा होगा फॉर द थीफ, जिस किसी ने भी वो चुराया होगा. क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट, पोइट्री का कॉन्सेप्ट, जिस किसी ने भी चुराया होगा उसका एंड वो कह रहा है कि बुरा होगा. ऐसा ही होगा जैसा कि ये कोई जो एनिमी है आउट स्ट्रेच्ड, ठीक है, एट द एंड उसकी डेथ इस तरह से होगी. यानी उसे ये लग तो रहा है कि ये उसने मेरा एप्पल ब्राइट चुरा लिया है, लेकिन हकीकत में उसकी एंड जो है वो, उसका एंड बुरा होगा. और एट लीस्ट ब्लेक होप्स इट विल, या सिर्फ ब्लेक को ऐसी उम्मीद है कि जिस किसी ने भी मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव वर्क को कॉपी किया है, ठीक है, तो उसका एंड, उसे उम्मीद है कि वो बुरा ही होगा. ठीक है, तो ये इसके एनालिसिस के अंदर आती है.